Welcome students in the class of ISC Economics 12. So today we are going to start microeconomics, and which chapter? The chapter is demand and law of demand. So as you are aware that you have to study microeconomics and macroeconomics both in your class 12. So let me begin the chapter demand and law of demand. So the first thing we have to know in this chapter is what is demand. किसे कहते हैं demand? So let us understand. So first I am writing the definition of demand and then I will make you understand what is demand all about. So demand means the amount of a commodity which the consumers are willing and able to purchase at a given price during a given period of time. This is the proper definition of demand. ठीक है, अगर आप इस definition को देखेंगे you will find certain key terms that has been written in this definition. What are those key terms? You see, I have written willing and able. इन दोनों का क्या मतलब होता है we will understand. मैं आपको बताऊंगा. Then I have written at a given price and then during a given period of time, and another word I have mentioned, that is commodity. तो इतना सारा वर्ड है जो आपको इस डेफिनेशन में लिखना जरूरी है. अब एक एक करके समझते हैं आखिर ये डेफिनेशन क्या क्या रहा है. इसको तोड़ के मचोड़ के हम लोग सीखेंगे. आइए देखिए, सपोज करो कि देयर आर 3 पर्सन्स, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी. नाउ तीनों जो है कहीं पे जॉब करता है, दे आर एम्प्लॉइज ऑफ एनी कंसर्न, और तीनों के पास कुछ बैंक बैलेंस है ना. इन्होंने मेहनत किया, 4-5 साल जॉब कर लिया, कुछ बैंक बैलेंस इन्होंने जमा किया. अगर मैं ए की बात करूं तो ए हैज गॉट अ बैंक बैलेंस ऑफ 10 lakhs of rupees. What about B? B has got a bank balance of, let us say, 15 lakhs of rupees. And what about C? He has got a bank balance of 20 lakhs of rupees. ये इनके पास बैंक बैलेंस है. नाउ तीनों का एक डिजायर है, एक वांट है कि एक होंडा सिटी कार खरीदने का. लेट अस से, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि होंडा सिटी कार का मार्केट प्राइस है, लेट इट बी 15 lakhs उसका मार्केट प्राइस है. तो तीनों के अंदर ये इच्छा है कि वो होंडा सिटी कार खरीद ले. तो मैं डिजायर में तीनों में टिक कर देता हूं. ठीक है, दे ऑल आर डिजायरिंग टू बाय अ होंडा सिटी कार. अब मैं यहां पे एक कॉलम बनाता हूं एबिलिटी का. एबिलिटी मतलब सक्षम. क्या ये तीनों सक्षम है 15 लाख की कार खरीदने के लिए? तो देखिए, मिस्टर ए का पत्ता तो पहले ही साफ हो गया. ठीक है, इनको मैं हटा दिया, क्रॉस कर दिया. What about Mr. B? Mr. B has got 15 lakhs of rupees in his bank balance, so he is quite able to buy that car. तो मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ. And what about Mr. C? C के पास भी देखिए 20 lakhs of rupees जमा है,
तो सी इज ऑल्सो एबल टू बाई दिस कार। क्लियर? अब मैं यहां पे एक टर्म लिख रहा हूं, विलिंगनेस। विलिंगनेस, एबिलिटी तो है यार, पैसे तो सबके पास होता है, लेकिन दिल कितनों के पास होता है। तो आइए विलिंगनेस देखते हैं कि डिजायर तो है, और ये डिजायर मिस्टर बी और मिस्टर सी को शोरूम तक ले तो गया, और उनके पास एबिलिटी भी था, तो बी और सी शोरूम तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो शोरूम गया ये दोनों, तो बी का मन ना बदल गया, बोला यार व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इन्वेस्टिंग माई लॉट ऑफ द मनी आई हैव डिपॉजिटेड इन माई बैंक आर गोइंग टू बी लॉस्ट। सो उसके एक फ्रेंड ने उनको सजेस्ट किया कि यार क्या कर रहे हो तुम, इन्वेस्ट कर दो ना, ये पैसा आप म्यूचुअल फंड या शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो ना, द मनी विल ग्रो, और उस प्रॉफिट से, जब मनी आपका ग्रो करेगा तो उस प्रॉफिट से आप ये कार खरीद लेना। तो मिस्टर बी का जो मन है ना, वो भैया चेंज हो गया, ही इज नो मोर विलिंग टू बाई द कार। तो मैं विलिंगनेस में यहां पे क्रॉस कर देता हूं, ये तो पहली बाबू साहब हट गया। अब मिस्टर सी की अगर बात करें तो ही स्टिल विलिंग टू बाई दैट कार, तो मैं यहां पे टिक कर देता हूं। अब सवाल है कि ये जो होंडा सिटी कार है उसको हम कहेंगे अ कमोडिटी। क्लियर? अब डिमांड का डेफिनेशन देखो, इट मींस द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी व्हिच द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल। तो विलिंग एंड एबल केवल मिस्टर सी है, मिस्टर बी में क्या था, एबल था पर विलिंगनेस नहीं था। तो ओनली मिस्टर सी is willing and able to buy that car at a given price. He knows the price, and at a given period of time, he knows the time period in which he has to buy the car. So out of these three, who is fulfilling the demand of Honda City car? It is clearly Mr. C. तो इस तरह से आपने सीखा कि एक किसी भी कमोडिटी का डिमांड कैसे अराइज होता है मार्केट में। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। तो मैं अगर इसको शॉर्ट में लिखता हूं, मैथमेटिकली डिमांड को लिखता हूं, तो डिमांड का मतलब हो जाएगा, डिमांड में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए डिजायर, डिजायर होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, प्लस एबिलिटी होना चाहिए, एंड देन क्या होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए। ठीक है? तो डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस किसी बच्चे को नोट्स चाहिए होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द नोट्स, प्लीज व्हाट्सएप मी, मैं उसका पीडीएफ फाइल आपको भेज दूंगा, फिर आप वहां से नोट्स अपना ले लेना। ठीक है? आइए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में चलता हूं। उम्मीद करता हूं कि डिमांड क्या है ये आपको समझ आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। Now we will discuss about different types of demand. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड, कितने तरह का डिमांड होता है, आइए सीखते हैं। सबसे पहला नंबर 1 में आता है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। आओ समझते हैं एक एग्जांपल से, लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल। सपोज आई एम टेकिंग द नेम ऑफ 3 persons, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ठीक है? These are different individuals A, B and C. Let us say Mr. C is willing and able to buy a Honda City car. What I said, Mr. C is willing and able to buy a Honda City car. तो जब when we analyze the demand of Honda City car relevant to Mr. C, we call it individual demand. So individual demand means
the amount of a commodity which a single individual or household is willing and able to buy at a given price during a given period of time. जहां पे हम केवल एक इंडिविजुअल के डिमांड को एनालाइज करते हैं, वहां पे हम लोग उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड. व्हाट इज मार्केट डिमांड? क्या होता है मार्केट डिमांड? सपोज all these three, A, B and C, all these three are willing and able to buy a Honda City car. We will call this as market demand. So what is market demand? The amount of all the commodities which all the consumers, all the households are willing and able to buy at a particular price during a given period of time is known as market demand. होपफुली दिस इज क्लियर. जब हम एक आदमी की बात करेंगे, एक हाउस होल्ड की बात करेंगे, तो वो इंडिविजुअल डिमांड होगा. और जब हम पूरे सारे इंडिविजुअल्स और सारे हाउस होल्ड्स की बात करेंगे जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी के पीछे भाग रहे, उसकी डिमांड कर रहे हैं, तब हम उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड. क्लियर? ठीक है. अब मैं आता हूं नेक्स्ट काइंड ऑफ डिमांड. नंबर 2 इज एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट डिमांड. एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट डिमांड. क्या होता है ये एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट डिमांड? एक्स एंटी डिमांड का मतलब होता है कि यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ बाइंग अ गुड. आप अभी भी सोच रहे हो, आप में डिजायर है एंड विलिंगनेस है, लेकिन अभी तक आपने खरीदा नहीं है. यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ बाइंग दैट गुड. सो एक्स एंटी मीन्स you are able and willing. ये प्रूफ हो चुका है कि you are able है, आप एबल हो एंड विलिंग हो, बट अभी तक आपने खरीदा नहीं है. और जब आप एक्चुअली इसको परचेस कर लोगे, जब एक्चुअली आप कमोडिटी को खरीद लोगे, तो उसको बोलेंगे एक्स पोस्ट डिमांड. ठीक है. तो एक्स पोस्ट डिमांड हो गया एक्चुअल परचेस. खरीदने से, एक्चुअल परचेस से पहले का जो हमारा सिचुएशन रहता है उसको एक्स एंटी बोलते हैं. और जब आप एक्चुअली इसको खरीद लो तो हम उसे एक्स पोस्ट डिमांड कहते हैं. होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू. अब मैं आता हूं नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड पे. अब मैं आपको थर्ड नंबर ऑफ डिमांड बताऊंगा. थर्ड टाइप ऑफ डिमांड है जॉइंट डिमांड. ठीक है. यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा तो उसी में आपको समझ आ जाएगा. यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द एग्जांपल्स. एग्जांपल लेट अस से कार एंड पेट्रोल. लेट अस से ब्रेड एंड बटर. लेट अस से पेन एंड इंक. तो ये कुछ मैंने कमोडिटीज यहां पे लिखा है, आप इसको ध्यान से देखो. दे आर सच कमोडिटीज विच आर यूज्ड जॉइंटली, जिनको हम एक साथ यूज करते हैं. तो इट्स क्वाइट नेचुरल इफ यू यूज देम जॉइंटली, यू विल डिमांड देम जॉइंटली. आप उसका डिमांड भी जॉइंटली करोगे. यू हैव गॉट अ कार and without petrol or diesel you can't drive the car. So if you want to drive a car you have to get petrol or diesel. तो जब कार का डिमांड बढ़ता है तो पेट्रोल एंड डीजल का भी डिमांड बढ़ेगा. जब पेन का डिमांड बढ़ता है तो इंक का भी डिमांड बढ़ेगा. जब ब्रेड का डिमांड बढ़ता है तो बटर का भी डिमांड बढ़ेगा. तो ऐसे सिचुएशन को वी कॉल इट जॉइंट डिमांड. होपफुली दिस इज क्लियर. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डिराइव्ड डिमांड. डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से सिखा दूं. लेट अस से इन योर लोकेलिटी demand of flats suddenly increases. What happens? Government has reduced the rate of interest on home loan and suddenly the demand for flats increases. What will happen? कोई भी बता देगा यार. Since the demand for flats increases, so what are the things you require to build a flat? Cement, you require ruts, you require stone chips,
you require labor. तो जैसी फ्लैट का डिमांड बढ़ा, इन सारी चीजों का भी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. Such a situation is known as derived demand. Clear? So you can give an example. The demand of labor increases as a result of increase in the demand of flats. So this situation is known as derived demand. Hopefully this is clear. Let us understand composite demand. Composite demand का मतलब होता है the demand for those goods having multiple uses. ऐसा गुड्स जिनका मल्टीपल यूजेज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्टील. लेट अस से स्टील. स्टील का क्या क्या यूज है? स्टील से हम लोग वार्डरोब्स बनाते हैं, स्टील से कार का जो बॉडी है वो बनता है, स्टील से और भी कई, आप अपने हाउस होल्ड में देखेंगे फैन बनता है, स्टील से और भी कई सारी चीजें बनती है. तो ऐसा गुड्स जिसका मल्टीपल यूजेस होता है उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट डिमांड. अगर suppose let us take a situation where the price of such goods increases. If the price of steel suddenly increases, what will happen? Since steel has multiple uses, so suddenly the demand for steel will decrease. प्राइस बढ़ गया मार्केट में स्टील का, तो लोग जो है उसका जो नंबर ऑफ यूजेस है उसको कम कर देंगे. करेंगे या नहीं? तो इसलिए उसका डिमांड सडनली क्या हो जाएगा? फॉल कर जाएगा. एंड वाइस वर्सा, अगर हम उसके प्राइस को, इफ यू डिक्रीज द प्राइस ऑफ स्टील, व्हाट विल हैपन? ऑटोमेटिकली द डिमांड विल इंक्रीज. होपफुली दिस इज क्लियर.